नमस्कार। न्यायशाला में कल मैंने बात करी थी एक तोते की कहानी आपको बताई थी। वह तोता आज़ाद तोता था जो पहले लोगों को गालियाँ दिया करता था, फिर बाद में वह रामायण महाभारत की कहानी सीख गया, रामायण महाभारत की कहानी लोगों को सिखाने लगा। परंतु कुछ दिनों बाद फिर से वो अपने बेसिक्स पर लौट आया। और आज के भी सेशन में मैं एक तोते की ही बात करूँगा। फ़र्क बस इतना है कि कल वाला तोता आज़ाद तोता था, आज का तोता पिंजड़े में कैद तोता है। जी हाँ, जिसे सामान्य भाषा में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई भी कहा जाता है। मैं बात करने जा रहा हूँ उसी तोते की, उसी केज्ड पैरट की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू आर एक्टिंग लाइक अ केज्ड पैरट। तो मैं आज बात करूँगा सीबीआई की। सीबीआई कैसे बनी, सीबीआई को कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट द्वारा करार दे दिया गया, सीबीआई कब से अस्तित्व में आई, सीबीआई को कब फॉर्म किया गया, कौन से एक्ट के तहत फॉर्म किया गया और कौन कौन से अहम मसलों पर सीबीआई ने जांच करी और कौन से अहम मसलों पर वो अभी तक जांच कर ही रही है और कब कब सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। आज यही सब बातें मैं आज के इस न्यायशाला के सेशन में करूँगा। अप्रैल 1, 1963 को सीबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। डीएसपी एक्ट 1946 के तहत, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसे कहा जाता है, उसके तहत सीबीआई का हालांकि सीबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1941 में हो गया था, लेकिन 1963 से इसको नोटिफाई किया गया उस समय की सरकार द्वारा और तब से सीबीआई अस्तित्व में है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कोर्ट द्वारा यह बोल दिया गया कि सीबीआई इज़ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीबीआई का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ, यह फैसला आया गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2013 में एक फ़ैसले में ये कहा कि सीबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब सीबीआई अस्तित्व में ही नहीं है। यह मसला क्या था मैं आपको बताऊंगा। एक बीएसएनएल के एम्प्लॉई थे नरेंद्र कुमार, उनको 120B और 420 आईपीसी के तहत सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया और उन पे जांच शुरू करी। तो वो बीएसएनएल के जो अधिकारी थे वह उस जांच के टालने के लिए, जो उन पे जांच बैठी थी, वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने सीबीआई के वैलिडिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिस पर सुनवाई करते हुए तब के सिंगल बेंच, गुवाहाटी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हालांकि उनकी पिटीशन क्वैश कर दी, लेकिन डबल बेंच ने वो फैसला उनका पलट दिया सिंगल बेंच का और उन्होंने सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। हालांकि उसी सेम डे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील दी गई कि कई हज़ार केसेस सीबीआई के चल रहे हैं, सीबीआई के तहत चल रहे हैं। अगर ये फैसला एक दिन या 2 दिन भी रहा तो ये बहुत बड़ा लीगल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा एक लीगल सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। अब मैं बात करूंगा कि सीबीआई कौन कौन से अहम मुद्दों पर कोर्ट ने उसे लताड़ा, कौन कौन से अहम मुद्दों पर उन्होंने सुनवाई करी, कौन कौन से अहम मुद्दों पर उनकी जांच चल रही है। एक 2G स्कैम की कहानी आपने सुनी होगी। जी हाँ, वो कहानी ही थी शायद, क्योंकि 2G स्कैम में 1 लाख से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट सीबीआई ने फाइल करी थी, लेकिन जितने भी आरोपी बनाए गए थे उनमें से किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मनमोहन सरकार गई वो इन्हीं 2G स्कैम और कोल स्कैम की वजह से ही गई, इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से गई। लेकिन इन दोनों स्कैम्स में, ना ही 2G स्कैम में ना ही कोल स्कैम में, किसी के खिलाफ कन्विक्शन हुआ। ये सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। विजय माल्या केस में भी सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई ने जांच भी कर रही। और अभी 2 दिन पहले का मामला यह है कि विजय माल्या केस में जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल थी वो उसके कागज़ ही मिसिंग हो गए हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का मैटर है। सीबीआई की मैं बात करूँगा। एक आपने बहुत ही एक चर्चित मामला सुना होगा, उत्तर प्रदेश का आरूसी मर्डर केस। उसमें एक बहुत अच्छी कहानी सीबीआई ने गढ़ी। उनको गाज़ियाबाद हाई कोर्ट ने
कन्विक्टेड भी माना उनके माता पिता को और आजीवन कारावास भी दिया। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे शब्दों में ये कहा कि दिस इज़ एन इम्पॉसिबल हाइपोथेसिस, और उसको नकारा और उनको जो है फिर बेल पर रिहा किया गया आरुषि के माता पिता को। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि फेलिंग टू लीव अप टू इट्स रेपुटेशन। सीबीआई पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई जो है अपने रेपुटेशन को बनाने में कामयाब नहीं रही है। वो इनके जो दलीलें होती हैं, जैसे आईआरसीटीसी का एक मामला था सीबीआई से रिलेटेड जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सारे आरोपी थे। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनटॉरेबल लेथार्जी इन फाइलिंग एन अपील, उनको अपील फाइल करनी थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इनटॉरेबल लेथार्जी सीबीआई अपनी तरफ से दिखा रही है। एक सबसे दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया सीबीआई वर्सेस सीबीआई, मतलब एक तरफ भी सीबीआई थी, दूसरी तरफ भी सीबीआई थी। जैसे स्टेट वर्सेस कोई होता है या किसी आदमी के वर्सेस कोई और होता है, लेकिन यहाँ पे सीबीआई वर्सेस सीबीआई थी। ये कहानी जनवरी 2019 की है। आलोक वर्मा और राजेश अस्थाना, कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि दो सीबीआई के बड़े अधिकारी, तब आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे और राकेश अस्थाना भी बड़े अधिकारियों में आते थे सीबीआई के। और एक केस होता है मोइन कुरैशी का केस, जिसमें ये पाया जाता है सतीश साना बाबू एक व्यक्ति होता है जो राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर करता है, जो सीबीआई के उस समय अधिकारी होते हैं। लेकिन बाद में राकेश अस्थाना ये आरोप लगाते हैं कि उनका नाम एफआईआर में राकेश अस्थाना के आलोक वर्मा के कहने पे लगाया गया है। और वो बाद में राकेश अस्थाना ये कहते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं कि 2 करोड़ का उन्होंने सतीश बाबू से रिश्वत ली है इस केस को दबाने के लिए। और भी आरोप वो लगाते हैं। आईआरसीटी स्कैम में भी वो आरोप लगाते हैं कि आलोक वर्मा ने उसमें गड़बड़ी की है, उन्होंने उसमें पैसे लिए हैं। तो मतलब ऐसी संस्था, जिस संस्था के लिए इतनी हया तौबा होती है, लोग इतना विश्वास करते हैं, लोग इतना हाहाकार मचाते हैं कि नहीं, इस संस्था को जांच दे दीजिए, इस संस्था को जांच दे दीजिए तो हमें पूरा का पूरा जस्टिस मिल जाएगा। उस संस्था के बारे में ये कहानियाँ मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि वो संस्था ही जब इतनी करप्ट है कि वहाँ के सबसे टॉप जो अधिकारी हैं उन्हीं में ही ये चल रहा है कि आपने 2 करोड़ की रिश्वत ली थी, आपने 2 करोड़ की रिश्वत ली। हालांकि ये मामला अभी तक पब्लिक के संज्ञान में, पब्लिक में नहीं आया, पब्लिक के डोमेन में इसलिए नहीं आ पाया इसका क्लियर पिक्चर। हालांकि जब कोर्ट में मामला गया तो पब्लिक डोमेन में आया, लेकिन क्लियर पिक्चर वाकई में क्या था, किसने घूस ली थी, किसने नहीं लिया था, ये नहीं आ पाया। उसका भी एक वजह है क्योंकि सीबीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत नहीं आती है, उसके अंतर्गत नहीं आती है। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सीबीआई से नहीं मांग सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको बाध्य नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। एक मैं और आपको बात बताता हूँ कि सीबीआई के डायरेक्टर जो होते हैं, जो 1963 से चले आ रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये मसला भी उस समय आया था कि जो अपॉइंटमेंट करता है वही उनको रिमूव करेगा उनके पद से, क्योंकि उस समय जब उनको आलोक वर्मा को रिमूव कर दिया गया था तो उसको उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जिस संस्था पर लोगों का इतना बड़ा विश्वास है, लोग इतना आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि सीबीआई को जांच दे दीजिए, सीबीआई को जांच दे दीजिए, उस संस्था में ही कितना बड़ा लूप होल है कि बड़े से बड़ा केस उन्होंने पकड़ा। 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, आईआरसीटीसी स्कैम हुआ, आरुषि हत्याकांड हुआ, नवरुणा कल सीबीआई हत्याकांड की मैंने बात करी, अपहरण केस की बात करी। ये सारे केसेस बड़े बड़े केसेस हैं जिनको सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और उनकी गुत्थी नहीं सुलझा पाई। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि ये केस्ड पैरेट है वाकई में सही था कि यह सिर्फ
वो अपने मालिक की भाषा बोलने जानता है, वह सिर्फ वही बात बोलेगा, वही केवल वो जांच करने के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जांच सुलझाने के लिए नहीं, केवल जांच करने के लिए है। और वो जांच जब जब मालिक बोलता है तब जांच शुरू हो जाती है, जब मालिक बोलता है जांच बंद हो जाती है। सीबीआई के बारे में अगर आपको और जानना है, और पढ़ना है, और समझना है तो सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं जोगिंदर सिंह और उनके जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं बी.आर. लाल। बी.आर. लाल ने एक किताब भी लिखी है, हु ओन्स सीबीआई। आप उनकी किताब पढ़िए और जोगिंदर सिंह ने जो सीबीआई के बारे में बोला वो सारी बातें पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि सीबीआई एक स्वतंत्र बॉडी है कि वाकई में एक केस्ड पैरट है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपका भी जो विश्वास इस तंत्र पर, इस संस्था पर बना हुआ है, शायद वो चकनाचूर हो जाए। आज के इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।